मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर बीसीबी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। आज हम समाजशास्त्र के कुछ अवधारणाओं में से एक अवधारणा समाज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम ये जानते हैं कि किसी भी विषय को सही ढंग से समझने के लिए उसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक विषय अवधारणाओं के आधार पर समझा और समझाया जाता है। अवधारणाएं अगर आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई तो वो विषय आप उतनी अच्छी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी में से एक अवधारणा समाज। इस अवधारणा को समझने से पहले आप कुछ किताबों के नाम लिख लीजिए। जैसे इस अवधारणा को, खासकर समाज अवधारणा को समझने के लिए एक किताब है समाज, सोसाइटी, मैकआवर और पेज की पुस्तक है, बहुत अच्छी किताब है। दूसरी किताब है सोशियोलॉजी, जो एन सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, ये हैरियम जॉनसन की किताब है। इसके अलावा समाजशास्त्र, विद्याभूषण सचदेवा। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिनका अध्ययन करके समाज की परिभाषा को समझा जा सकता है। समाज के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने, विभिन्न लोगों ने तरह तरह की बातें कही हैं। सामान्य रूप से समाज, हम अनेक समाजों की बात करते हैं, जैसे शिक्षक समाज, छात्र समाज, अमीर समाज, गरीब समाज, भारतीय समाज, विदेशी समाज, अमेरिकी समाज। सामान्य रूप से समाज के आधार पर हम सही ढंग से समाज को नहीं समझ सकते। जिस समाज की बात हम करते हैं, जिसको समझाने की बात हम समाजशास्त्र में करते हैं, उसको समझने के लिए हम उसके विभिन्न तत्वों को सही ढंग से समझें, तभी समाजशास्त्र में समाज को समझ सकते हैं। समाज को समझाने के लिए हम अगर हैरियम जॉनसन ने जो बातें कही है उसके आधार पर पहले समझने का प्रयास करें। हैरियम जॉनसन ने ये बताया कि समाजशास्त्र विषय में अगर हम समाज की बात करते हैं तो किसी भी समाज के लिए एक निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, क्योंकि पहले ये निश्चित हो जाए कि किस समाज की बात करें। किसी भी समाज की बात करते हैं क्योंकि समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक तरह की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके लिए एक निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, क्योंकि एक निश्चित भूभाग में ही तमाम तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती, अर्थात व्यक्तियों का वो समूह एक निश्चित भूभाग में काम करने वाला हो, तो एक निश्चित भूभाग का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उन्होंने यौन प्रजनन की कही। हैरियम जॉनसन की बात पे अगर हम ध्यान देते हैं तो किसी भी समाज को लंबे समय तक बने रहने के लिए जरूरी है कि नए नए मेंबर आए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। ऐसी स्थिति में नए मेंबर का रहना, नए मेंबर का आना बहुत जरूरी है, और नए मेंबर आने के लिए यौन प्रजनन की क्रियाएं बहुत जरूरी हैं। इसलिए किसी भी समाज में यौन प्रजनन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समाज के में यौन प्रजनन की क्रियाएं नहीं होंगी तो समाज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नए मेंबर ने आएंगे नहीं और पुराने मेंबर एक पर्टिकुलर एज के बाद समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ देश हैं जैसे तिब्बत, जिस पे चाइना का कब्जा है, और धीरे धीरे चाइना का इतना प्रभाव हो रहा है कि तिब्बत में धीरे धीरे वहाँ की संख्या घटती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि प्रजनन की क्रियाएं आवश्यक हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने सर्वांगीण, सर्वव्यापी एक संस्कृति की बात कही है, अर्थात संस्कृति का होना भी जरूरी है। जैसे कि समाज के बारे में कहा जाता है, समाज केवल मनुष्य में समाज ही नहीं होता, बल्कि अनेक स्थान पर समाज होता है, जैसे चींटियों का समाज, पशुओं का समाज, तमाम तरह का समाज दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे समाज में और मनुष्य समाज में, चींटियों के समाज में जो मुख्य अंतर है वो है संस्कृति का अंतर, क्योंकि अगर संस्कृति नहीं होगी तो मनुष्य समाज नहीं बल्कि एक पशु समाज के समान हो जाएगा।
और समाजशास्त्र में हम जिनका अध्ययन करते हैं, जिस मनुष्य समाज का अध्ययन करते हैं, उसमें संस्कृति का होना बहुत जरूरी है। अर्थात संस्कृति को समझने के लिए हम बात करते हैं, अगर हम टायलर की बात करें तो टायलर ने संस्कृति के बारे में बताया है, यह एक जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान है, विश्वास है, कला है, जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं और व्यक्तियों की विभिन्न आदतों का समावेश होता है। मतलब कहने का, संस्कृति में ज्ञान भी है, विश्वास भी है, संस्कृति भी है। संस्कृति मतलब ओवरऑल सब कुछ जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी हम बचपन में सबसे पहले हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, फैमिली से एक्टिविटीज़ मम्मी पापा सिखाते हैं, बाद में हमारे पड़ोसी सिखाते हैं, बाद में उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसका आदर सत्कार करना है, किससे बातचीत कैसे करनी, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये सारी एक्टिविटीज़ संस्कृति के पार्ट है। अर्थात अगर हम संस्कृति के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे तो हम समाज के एक मेंबर नहीं हो सकते। जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऐसे बच्चों को बचपन में ही कुछ जानवर उठा के ले गए थे और उनके व्यवहार बाद में कुछ सालों बाद जब उनको पकड़ा गया, उनको ढूंढा गया, तो ये देखा गया कि उनकी एक्टिविटीज़ जानवरों की जैसी थी। ऐसे में उसको समाज का अंग, समाज का पार्ट नहीं माना जा सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उनके व्यवहार मनुष्य समाज के व्यवहार जैसे हों। और मनुष्य समाज का व्यवहार किससे सीखेगा? व्यक्ति समाज में रहकर विभिन्न लोगों से सीखेगा। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति समाज में रहकर समाज के व्यवहारों को सीखे। इन व्यवहारों को सीखना ही संस्कृति है, जैसा कि टायलर ने कहा। इसके साथ ही साथ एक बात उन्होंने और कही, आत्मनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अर्थात इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे से बातचीत करे, उसके साथ खेले, उसके साथ उठे, उसके साथ बैठे, तमाम तरह की एक्टिविटीज। यानी हम एक दूसरे का सहयोग करके या उससे प्रतिस्पर्धा करके या उसके साथ संघर्ष करके अगर ये एक्टिविटीज़ करते हैं तभी वो वास्तव में समाज है। मतलब व्यक्ति बिना दूसरे पे डिपेंडेंट हुए ये पर्टिकुलर समाज का मेंबर नहीं बन सकता। लगभग इसी तरह की बातों को हम बात करते हैं मैकियावेली की, मैकियावेली ने भी समाज को समझाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि समाज संबंधों का विस्तार है। अर्थात उन्होंने संबंधों की बात करी। ये कार्यरीतियों की व्यवस्था है जिसमें संबंध होते हैं। ये संबंध एक तरह से दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं। इस आधार पर समाज एक अमूर्त अवधारणा है। मतलब यानी समाज में हमको कोई भाई है, कोई बहन है, कोई शिक्षक है, कोई परीक्षक है, मतलब तमाम तरह के अनेक तरह के पद हैं। ये उसके अनुसार व्यवहार करके हम देखते हैं तो अनेक तरह के संबंध बनते हैं। जैसे किसी कमरे में अगर टीचर पढ़ा रहा है शिष्यों को, तो वो पढ़ा जरूर रहा है, लेकिन शिक्षक कौन है, शिष्य कौन है, उनके बीच क्या संबंध है, वो संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस किया जा रहा है। अर्थात संबंधों की व्यवस्था का नाम, संबंधों का विस्तार ही समाज। मतलब प्रत्येक समाज में अनेक तरह के संबंध होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। अर्थात संबंधों का विस्तार दिखाई पड़ता है। अगर हम सरल समाजों की बात करें तो सरल समाजों में संबंध कम थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज जटिल होता जा रहा है, सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था आई, लोकतंत्र की व्यवस्था है, प्रत्येक स्थिति में हमको समाज दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ समाज मनुष्य तक सीमित नहीं है। मतलब हमारा जो समाज है वो मनुष्य तक सीमित नहीं। जैसे कि बात हरियम जॉनसन ने भी कही थी कि केवल मनुष्यों में ही समाज नहीं होता, बल्कि पशुओं में भी समाज होता है, पक्षियों में भी समाज होता है, उनमें भी तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, संस्कृति वहाँ नहीं होती। अर्थात समाज हमको प्रत्येक स्थान पे पाया जाता है।
यानी इस बात को और डिटेल में समझने के लिए आप सोसाइटी मैकावर पेज की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके साथ साथ समाज में समानता और विभिन्नता दोनों पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि समाज में केवल समानता ही होती है, समाज में विभिन्नता भी होती है और समानता भी होती है। मतलब हम ये देखते हैं कि समाज में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, धनिक भी हैं और अत्यधिक गरीब वर्ग के लोग भी निवास करते हैं। समाज में एक तरह से देखा जाए अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तमाम तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं हमको। कभी पहले हमको ये दिखाई पड़ता है बहुत सरल तरह का समाज है, जैसा कि पहले तो सरल समाज था, धीरे धीरे ये जटिल हो गया। यानी एक तरह से समाज में समानता भी दिखाई पड़ती है और विभिन्नताएं भी दिखाई पड़ती है। हमको दिखाई पड़ता है कि भारत के सारे लोग एक तरह के होते हैं, एक ही तरह के कल्चर को मानने वाले होते हैं, जबकि देखा जाए अमेरिकी समाज में दूसरे कल्चर को मानने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में भी कई तरह के लोग, कोई दूसरी तरह का व्यवहार करता है, कोई दूसरी तरह का व्यवहार करता है। अर्थात हम कह सकते हैं समाज में समानता भी है और विभिन्नताएं भी हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें समाज में भिन्नता समानता के अधीन है, हम डिफरेंट किसको कहेंगे? जो समान से अलग हटके है, अर्थात जो इक्वल नहीं है। मतलब अगर हम बात करते हैं किसी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स की, क्लास में सब बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट मान लीजिए एमए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट समाजशास्त्र के हैं, सारे बैठे पढ़ रहे हैं, सब इक्वल हैं। अचानक एक लड़का उठता है और बदतमीजी करने लगता है। वो बच्चा उन सब से अलग है, अलग तरह का व्यवहार है उसका। यानी कहने का मतलब उस इक्वलिटी में एक डिफरेंट टाइप का बच्चा, जिसका व्यवहार उन सभी बच्चों से अलग दिखाई पड़ता है। किसी तरह से किसी घर में सब एक ही पिता की संतानें हैं, लेकिन हमको वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अलग हैं। कहने का मतलब यह है, जब हम विभिन्नता की बात करते हैं तो समानता के अधीन है वो चीज़, यानी समानता के अंडर में आती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं समाज में भिन्नता जो समानता के अधीन है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य, हम मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, अर्थात जिसमें सहयोग है, एक दूसरे की मदद की अंदर से इच्छा है, यानी वो मिलजुल कर रहता है। क्योंकि अगर समाज में व्यक्ति एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे से बातें किए बगैर रहेगा तो वो तो एक रोबोटिक समाज हो जाएगा, जिसमें कोई किसी से मतलब नहीं, उसका बटन दबाया और चालू हो गया। लेकिन समाज में व्यक्ति, किसी के यहाँ कोई मरता है तो उसके घर जाता है, किसी के यहाँ अच्छा प्रोग्राम होता है, इसको इनवाइट किया जाता है, तब उसमें जाता है। यानी दुख दर्द में तो कभी कभी बिना बुलाए भी चला जाता है। लेकिन जब किसी के यहाँ अच्छा कार्यक्रम होता है, किसी मुंडन संस्कार होता है या किसी का विवाह होता है, मैरिज फंक्शन होता है, तो उस समय वो इनविटेशन में जाता है। यानी वो एक तरह से एक दूसरे का सहयोग करता है। किसी स्थान पर व्यक्ति रहता है तो किसी को नमस्कार करता है, किसी से नमस्कार लेता है, बच्चों से बात करता है, बड़ों से बात करता है, बड़ों की मदद करता है, छोटों को प्यार देता है। यही चीज़ वो अपने आस पड़ोस के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान के रहने वाले लोगों की करता है। जैसे कि वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि भारत में कोरोना संकट आया हुआ है, तो उस कोरोना संकट में हमारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो वास्तविक से सामाजिक प्राणी के रूप में है, मतलब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसमें वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने भी भारत के लोगों को इस तरह की बातें कही हैं जिससे कि व्यक्ति इस चीज़ को करे। लेकिन अगर कोई ऐसे में कुछ दूसरे का सहयोग ना करे, दूसरे की मदद ना करे, तो वास्तव में वो एक तरह से सामाजिक प्राणी नहीं। लेकिन समाज की व्यवस्था तभी मेंटेन रहती है जब वो एक दूसरे की मदद करते हैं। समाज के बारे में कुछ और समाजशास्त्रियों ने जो बातें कही हैं, जैसे अगर हम गिडिंग्स की बात करें, गिडिंग्स ने अपनी किताब सोशियोलॉजी में बात की है, समाज स्वयं में एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति आपस में बंधे हुए हैं। मतलब समाज एक तरह का संघ है,
एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, औपचारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे किसी ने कोई कमेटी बना ली, किसी ने कोई संगठन बना लिया, और इसी बहाने महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल भर में एक बार एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे हम कह सकते हैं इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी है, जो साल भर में कॉन्फ्रेंस करती है, और उस कॉन्फ्रेंस के बहाने सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अर्थात उनमें सहयोग के कारण आपस में वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी तरह से टालकाट पार्सन्स ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में जिक्र किया है, समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता या संपूर्णता मानते हैं जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से अस्तित्व में आए हों, चाहे वे संबंध यथार्थ हो या प्रतीकात्मक हो। मतलब एक तरह से बहुत अच्छी बात टालकाट पार्सन्स ने कही कि हम इनको अपने मानवीय संबंधों की जटिलता या संपूर्णता मानते हैं। जटिलता भी हो सकती या संपूर्णता। साधन और साध्य, यहाँ पर इन्होंने साधन और साध्य का जिक्र किया है। ये चाहे ये संबंध हमारे यथार्थ में हो या प्रतीकात्मक। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर रह रहे दो पड़ोसी, ये हो सकता है कहीं पर पड़ोसी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं पर हो सकता है बातचीत ना करते हो, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे का एहसास है, तो प्रतीकात्मक रूप से जैसे कभी मुस्कुरा दिए, कभी किसी तरह की एक्टिविटीज कर ली, हाथ हिला दिया, मतलब उन दोनों के बीच प्रतीकात्मक संबंध है, यानी वो समाज का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं ईबी रूटर की, उन्होंने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में भी समाज के बारे में बताने का प्रयास किया है। समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। मतलब यानी हम यह कह सकते हैं, अभी तक जो धारणा की बात करते हैं ये अमूर्त अवधारणा है, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था, जिसमें एहसास होता है, जो एक समूह के सदस्य के बीच पाए जाने वाले जो संबंध हैं उनकी संपूर्णता का बोध होता है। मतलब आपस में संबंध होना बहुत जरूरी है, बिना संबंधों के समाज नहीं है। यानी इस तरह से अलग अलग समाजशास्त्रियों ने जो बात कही, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में एक दूसरे का एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी विशेषताओं पे बात करते हैं तो इसकी अनेक विशेषताएं हैं। जैसे एक विशेषता है चलन, यानी समाज चलने का नाम है, कंटिन्यूटी का नाम है, यानी समाज निरंतर चलता रहता है, समाज अस्थिर नहीं है। कंटिन्यूटी है, स्थिर नहीं है, मतलब उसमें कोई भी बात हम ये कह सकते हैं आज खत्म हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं, बल्कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा। दूसरी बात, हम कार्यप्रणालियां, उनमें अनेक तरह की एक्टिविटीज है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई पढ़ाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ऑफिस जाता है, अनेक तरह की एक्टिविटीज है। व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं समाज में ये एक्टिविटीज जरूरी है। प्राधिकार, मतलब एक प्राधिकार है, एक दूसरे का उसमें हर किसी के पास कोई ना कोई अधिकार है, यानी वहां पर ये भी इसकी विशेषता है। पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की सहायता, जैसा कि इससे पहले हमने जिक्र किया था, हैरियम जॉनसन ने भी बात कही थी। यही बात यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक दूसरे की सहायता अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है तो वो समाज नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति को दूसरे की सहायता आवश्यक रूप से करनी होती है, क्योंकि अगर आज वो सहायता नहीं करे तो कल तो वो भी नहीं करेगा। ऐसे में धीरे धीरे समाज समाप्त होने लगेगा। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है। समूह की व्यवस्था, प्रत्येक समाज में एक समूह की व्यवस्था होती है, अनेक व्यक्तियों का समूह है। समाज अनेक व्यक्तियों का समूह है, जिसमें अनेक तरह के समूह हो सकते हैं। कुछ अच्छे समूह हो सकते हैं, कुछ बुरे समूह हो सकते हैं, कुछ अमीर समूह हो सकते हैं, कुछ गरीबों का समूह हो सकता है, कोई श्रमिकों का समूह हो सकता है,
यानी समूह की व्यवस्था का नाम है, जो निश्चित उद्देश्यों के लिए इकट्ठे होते हैं। ये चीज समाज में पाई जाती है। नियंत्रण की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। अगर समाज में नियंत्रण नहीं होगा तो धीरे धीरे समाज टूटने लगेगा। इसलिए परिवार नियंत्रण करता है, सरकार नियंत्रण करती है, धर्म नियंत्रण करता है। अनेक तरह की ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज को नियंत्रित करती है। स्वतंत्रताओं की व्यवस्था, मतलब जहां नियंत्रण की बात है वह स्वतंत्रताओं की व्यवस्था का नाम भी समाज है। अर्थात स्वतंत्रता भी बहुत होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति धीरे धीरे घुट के मर जाएगा। ऐसी स्थिति में समाज समाप्त हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने तिब्बत का उदाहरण दिया था। समाज में समानता है, जैसा कि इससे पहले भी मैकावर पेज ने जिक्र किया था। प्रत्येक समाज में समानता पाई जाती है, अर्थात तरह तरह के लोग वहां पर इक्वल तरीके के दिखाई पड़ते हैं। लेकिन समानता के साथ साथ समाज में विभिन्नता भी निहित है, मतलब इक्वलिटी के साथ साथ वहां पर विभिन्नता भी दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ हमने बताया था कि असमानताएं समानता के अधीन हैं। असमानता कौन है? यानी जो समान से अलग हो, जो इक्वलिटी से अलग दिखाई पड़े। इसके साथ ही साथ समाज में सहयोग भी पाया जाता है, एक दूसरे की मदद की जाती है, एक दूसरे की मदद करते हैं व्यक्ति, और इसी तरह से निरंतर समाज बना रहता है। लेकिन सहयोग के साथ साथ समाज में संघर्ष भी पाया जाता है। मतलब जहां हम इक्वलिटी की बात करते हैं उसके साथ साथ वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ हमने बात कही थी सहयोग एवं संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब अगर सहयोग नहीं होगा तो संघर्ष होगा, और संघर्ष नहीं होगा तो सहयोग दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि हमने बात कही थी, समाज अमूर्त है, अर्थात समाज मूर्त नहीं है। समाज में जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर जागरूकता नहीं होगी तो समाज न होके एक रोबोटिक सोसाइटी है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक समाज में हमको जागरूकता बहुत जरूरी है। अर्थात हम कह सकते हैं सोसाइटी, समाज अमूर्त है। अगर हम बात करते हैं ये सोसाइटी, ये मूर्त है। इस तरह से हम इस अवधारणा में अनेक बिंदुओं पर ध्यान दिया। नेक्स्ट लेक्चर